सो जो ब्लड टेस्ट में हमें एबनॉर्मेलिटीज लगती है वो क्या है? नॉर्मोसाइटिक नॉर्मोक्रोमिक एनीमिया। आप फिजिकली पेशेंट को एग्जामिन करते वक्त भी एनीमिया चेक कर सकते हैं। उनका कंजंक्टिवा या नेल से आप चेक कर सकते हैं, या फ्रॉम पाम ऑफ हैंड्स। देयर इज माइल्ड ल्यूकोपीनिया, डब्ल्यूबीसी काउंट कम होगा मगर डब्ल्यूबीसी में लिम्फोसाइट्स रेज्ड होंगे, एंड देयर इज डिक्रीज्ड लेवल ऑफ प्लेटलेट्स, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया होगा। अदर मेटाबॉलिक एबनॉर्मेलिटीज में हाइपर कोलेस्ट्रोलिमिया आपको मिलेगा, कोलेस्ट्रॉल का लेवल रेज्ड होगा, रेज्ड सीरम कैरोटीन लेवल, हाइपोफॉस्फेटीमिया, डिहाइड्रेशन इज वेरी मच एक्सपेक्टेड, और इलेक्ट्रोलाइट डिस्टर्बेंसेस होंगे। इलेक्ट्रोलाइट डिस्टर्बेंस में आपको क्या चीज ज्यादा मिलेगी? और आपको हाइपोकैलेमिया मिलेगी, क्योंकि पेशेंट्स बार बार वोमिटिंग इंड्यूस करते हैं तो आपको हाइपोकैलेमिया ज्यादा मिलेगा, हाइपोकैलेमिया, पोटेशियम लेवल कम होगा। CNS, there is generalized brain atrophy, generalized brain atrophy with enlarged ventricles and decreased cortical mass. सल्काए वाइडेंड होंगे। ऐसे पेशेंट्स का EEG एबनॉर्मल हो सकता है और बोन का मास कम होगा और ऑस्टियोपोरोसिस भी हो सकती है। ऑस्टियोपोरोसिस जो कि एस्ट्रोजन की कमी से नॉर्मली मेनोपॉज के बाद होती है, उसी तरह की कंडीशन इन यंग इंडिविजुअल्स में भी हो सकती है। आपने ऐसे पेशेंट्स की असेसमेंट कैसे करनी है? लास्ट बार इनकी आपने डिटेल हिस्ट्री लेनी है और रेलेवेंट क्वेश्चंस करने हैं। इनका वेट मेजर करना है, BMI मेजर करना है, BP नोट कर लें, हार्ट रेट यानी पल्स नोट कर लें, टेम्परेचर रिकॉर्ड कर लें। इनकी जो आपने एक एसेंशियल बेसिक लेवल्स भेजने हैं वो ये है, एटलीस्ट CBC भेज दें, यूरिया इलेक्ट्रोलाइट्स का लेवल मालूम कर ले, ब्लड ग्लूकोज, LFTs एंड ECG कर ले। एनोरेक्सिया नर्वोसा की असेसमेंट हम कैसे करते हैं? लास्ट पहले उर्दू में क्वेश्चंस में सारे के सारे पढ़ लेता हूँ, फिर यही क्वेश्चंस जो ऑक्सफोर्ड में इंग्लिश में दिए उसे हम एक रीडिंग दे देते हैं। तो आप इंट्रोडक्शन के बाद ये पूछेंगे कि आपके खाने के क्या औकात है, टाइमिंग्स क्या बता दें, दिन में कितनी बार खाती हैं, क्या आप अपने खाने पर कंट्रोल भी करती हैं कि अभी खाना कम करना है, ज़्यादा करें। नॉर्मली भी कंट्रोल और डाइटिंग, इफ वी आर ऑन डाइटिंग, मगर उनमें भी ये चीज़ बहुत ज़्यादा एक्सेस में होती है। खाने के कोई ख़ास औकात या तरतीब है, कोई ख़ास पैटर्न है, या किसी भी वक्त खा लेती है या रस्मन खा लेती है? रस्मन खा लेने का क्या मतलब है कि जैसे हम आमतौर पर हमें भूख ना भी लगी हो, हम दोपहर खा लेते हैं, भूख ना भी लगी हो, जो नॉर्मल खाने का टाइम है उसे हम खा लेते हैं, ये रस्मन खाना है। बिल्कुल भूख ना भी लगी हो तो रूटीन में खा लेना। क्या किसी खास खाने से आप परहेज करती हैं? क्यों? क्या मशरूबात से, ड्रिंक से आप गुरेज करती है, उन्हें अवॉइड करती है? कभी शदीद भूख लगने का तजुर्बा हुआ हो या खाने की शदीद ख्वाहिश भी हुई हो, बिंज ईटिंग? कभी ऐसा हुआ हो कि खाने को कंट्रोल ना कर पाए हो और मामूल से बहुत ज्यादा खा लिया? क्या ज्यादा खाने की मंसूबाबंदी पहले से की होती है कि मैंने ज्यादा खाना है? ये बिंज ईटिंग कैसे शुरू होता है, फिर कैसे ख़त्म होता है, इसमें कितना वक्त लगता है और कितनी देर के लिए ये बिंज ईटिंग आप करती है? कभी खुद जानबूझकर उल्टी की हो, वोमिटिंग इंड्यूस की हो, कैसे की है? कभी खून की उल्टी की हो? कभी उल्टी ज़्यादा करने वाली या दस्त प्रोड्यूस करने वाली यानी लैक्सेटिव्स या पेशाब ज़्यादा करने वाली यानी डायूरेटिक्स दवाई आपने इस्तेमाल की हो? उल्टी बढ़ा देने वाली दवाई को एमेटिक्स कहते हैं। दस्त इंड्यूस करने वाली लैक्सेटिव्स हैं, पेशाब ज़्यादा करने वाली दवाई है यानी डायूरेटिक्स। ये 3 मेडिसिन ज़्यादा कॉमनली वो यूज़ करते हैं। सो कौन कौन सी? एमेटिक्स जो वोमिटिंग इंड्यूस करते हैं वो मेडिसिन, laxatives which induce diarrhea, and diuretics
इन 3 की हिस्ट्री मिलती है। कभी भूख कम करने वाली दवाइयाँ इस्तेमाल क्यों? अच्छा, डायूरेटिक्स की यूज़ कर सकते हैं ताकि बॉडी में जो फ्लूइड है वो भी कम हो जाए, उसकी वजह से भी ओबेसिटी कॉज़ ना हो। कभी भूख कम करने वाली दवाइयाँ इस्तेमाल क्यों? एपेटाइट सप्रेसेंट्स, अच्छा, इस्तेमाल करने से क्या असर हुआ? कभी ऐसा हुआ हो कि खाना चबाते ही थूक दिया हो? क्या आप दूसरों के सामने खा सकते हैं? सोशल फोबिया का आपने पूछना है। क्या आप वर्जिश करती हैं? किस मकसद और नियत से वर्जिश करती हैं? माहवारी में कोई तब्दीली आई हो? आप अपने बारे में, खासतौर पर अपनी खूबसूरती के बारे में, अपने फिगर के बारे में क्या राय रखते हैं? अपने आप को कैसा समझते हैं? आपने उनकी सेल्फ इवेल्युएशन को देखना है, उनका बॉडी इमेज क्या है, उनका सेल्फ एस्टीम क्या है। ये जो सारा रवैया है खाने के हवाले से, इस पर अपना कंट्रोल समझते हैं आप, या ऐसा लगता है कि जैसे कोई मजबूरन करवा रहा है, कोई बाहर से कंट्रोल कर रहा है आपकी बिहेवियर? अक्सर मिजाज कैसा रहता है? कोमॉर्बिड डिप्रेशन, कोई सोच बार बार आती हो या कोई अमल बार बार करते हो, कोमॉर्बिड ओसीडी, कभी अजीब सी आवाजें सुनाई देती हो और आसपास कोई भी ना हो, हेलुसिनेशंस। तो आपने 3-4 कोमॉर्बिड एक्सक्लूड करने, सोशल फोबिया के हवाले से सवाल करें, डिप्रेशन, ओसीडी और कोई साइकोटिक फिनोमिना तो नहीं, है आपको पूछना है। अब यही क्वेश्चंस देखते हैं कि ऑक्सफोर्ड में कैसे दिए हैं, और कभी अगर आप सिखा दें कि आप लिख ले, ऐसे भी क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में कि आप क्वेश्चनियर लिख लें कि हाउ टू assess a patient of anorexia nervosa. So what is typical day's eating? What are the meal time arrangements at home and at school or work? To what degree is the patient attempting restraint? Restraint is restricting dietary intake. Is there a pattern? Does it vary? Is eating ritualized? जिसमें हमने पूछा कि क्या आप रस्मन खा लेती है सिर्फ? Does the patient avoid particular foods? If so, why? Does she restrict fluids? What is the patient's experience of hunger or of any urge to eat? Does she binge? Are these objectively large binges? Does she feel out of control while binging? How do binges begin? How do they end? How often do they occur? Does she make herself vomit? If so, how? Does she take laxatives, diuretics, and emetics or appetite suppressants? If so, with what effects? Does she fast for a day or longer? Can she eat in front of others? Does she exercise? Is this to burn off calories? And now, assessment of psychosocial issues. What does the patient feel about her body and weight? Uska image kya hai? If she's restraining her eating, what is her motivation? Does she feel fat? Does she dislike her body? If so, what way? Does she have a distorted body image? If so, in what way? What does she feel would happen if she did not control her weight and eating? Does she fear loss of control? Is she able to say what she means by this? Does she feel guilt or self-disgust? If so, what leads her to feel this? Does anything about the disorder lead her to feel good? सवाल क्या मतलब है? Does anything about the disorder lead her to feel good? क्योंकि पेशेंट्स जो एनोरेक्सिया के हैं, उन्हें एक ही प्लेजर मिलता है। वो प्लेजर क्या है? न खाना या वोमिटिंग इंड्यूस करना, और वो सारे अटेम्प्ट्स करना जिससे बॉडी का वेट कम हो रहा हो। So she feels good by losing weight. If she binges, what are her feelings before, during, and afterwards? What has she told others about her eating disorder, if anything? How does she think about her disorder? What does she make of it? तो ये सारे वो क्वेश्चंस है जो आप पूछ सकते हैं। आगे इसकी डायग्नोसिस, डिफरेंशियल डायग्नोसिस और मैनेजमेंट हम डिस्कस करेंगे, और हाउ कैन वी डिफरेंशिएट एनोरेक्सिया नर्वोसा फ्रॉम बुलिमिया नर्वोसा। जब बुलिमिया नर्वोसा स्टार्ट करेंगे तो सारे के सारे डिफरेंशिएटिंग पॉइंट्स आएंगे।
और उसमें कुछ एटिपिकल ईटिंग डिसऑर्डर्स भी हैं। एक जस्ट 5 मिनट्स एक सिनारियो देख लेते हैं। जैसे सिनारियो आप सुन लेते कि एक क्वेश्चन पार्ट 2 में आया है। अभी हमने रिसेंटली फ्यूग डिस्कस किया था, फ्यूग, डिसोसिएटिव फ्यूग और बाकी फ्यूग के टाइप्स। तो एक सवाल ये आया है कि एक 3 मंथ्स की हिस्ट्री है, 3 मंथ्स हिस्ट्री ऑफ अ पुलिसमैन। कि अचानक वो अपनी जगह से उठकर एक खास डिस्टेंस तक ट्रेवल करता है और उस ट्रेवल करने के बाद he may travel for 30 minutes, he may travel for less than that, तो for a few minutes he travels और उसके बाद उसे उस ट्रेवल का कोई उसकी मेमोरी नहीं रहती। he develops amnesia for that travel. During travel he doesn't have any awareness of the whereabouts, and after the travel ends he has no memory of the event. Before this episode starts, he observes flashes of light. And for the last 3 months, it is found that he shows undue familiarity for strangers. तो लिहाजा इसमें उन्होंने डायग्नोसिस पूछी है। What can be the diagnosis? कि 3 months की हिस्ट्री है कि वो बिल्कुल ठीक रहता है, एकदम उसके ऊपर एक ऐसा एपिसोड आ जाता है कि he travels for a few minutes for a certain distance, and as the travel ends he has no amnesia of the event, and during the travel he has no awareness of the whereabouts, and before this episode begins he observes flashes of light and he shows undue familiarity for strangers. So what is the diagnosis? Is this fugue? Definitely it is fugue. Is it dissociative fugue or fugue of some other type? This is fugue of some other type. It is complex partial seizure, temporal lobe epilepsy जिसे हम कहते हैं। तो क्या डायग्नोसिस है? It is temporal lobe epilepsy. इसका एक ओल्ड नेम हम कॉम्प्लेक्स पार्शियल सीजर्स भी कहते थे। What are the points in the favor of diagnosis? एक तो देखिए फ्लैशेस ऑफ लाइट क्या है, ये आ रहा है, और what is undue familiarity with strangers? Undue familiarity with strangers, it is déjà vu. देखिए déjà vu क्या है कि आप ऐसे इवेंट्स का बताते कि पहले भी आपने देखे, जो कि पहले आपने नहीं देखे थे, पहली बार आप देख रहे हैं। There is undue familiarity with events, undue familiarity with places, undue familiarity with people. ये 3 चीजें होती है déjà vu में। एक शख्स से आप पहली बार मिल रहे हो, आप कहते कि नहीं मैं पहले भी मिला हूँ, ये déjà vu हो सकता है। एक जगह आप पहली बार आए हैं और आप कहते नहीं मैं पहले भी यहाँ पर आया हूँ, there is undue familiarity with the place, it is déjà vu. तो जो undue familiarity with strangers ये शो कर रहा है, it is déjà vu. It is classical feature of temporal lobe epilepsy. और बाकी complex partial seizures में हमने डिस्कस किया था, dissociative fugue के DDs में एक DD जो थी वो complex partial seizures की थी। वो स्लाइड आप देख लीजिएगा। तो fugue है इसमें for a very short duration,
और फ्यू के बाद डेफिनेटली एक पोस्ट इक्टल कंफ्यूजनल स्टेट भी हो सकती है जो सिनारियो में नहीं दी है, डिजावू है और ऑरा है। तो डायग्नोसिस इज टेम्पोरल लोब एपिलेप्सी और कॉम्प्लेक्स पार्शियल सीजर्स। हमारी नेक्स्ट क्लास एक तो सैटरडे क्लास होगी इंशाल्लाह। सैटरडे इट्स केस प्रेजेंटेशन बाय डॉक्टर विदात मलिक एंड we have discussion on mental state examination. On this Saturday we may cover speech and mood along with all the phenomenological explanations. साथ ही पाकिस्तान साइकेट्रिक सोसाइटी ने कुछ नोट्स बनाए हैं, किसी ने मेरे साथ शेयर किए। उन्होंने बेसिक साइकोलॉजी के नोट्स बनाए हैं, फिनोमिनोलॉजी रेलिवेंट जो प्री आईएमएम स्टूडेंट्स ने रेजिडेंट्स ने देखनी है उसके नोट्स बनाए हैं, और ब्रेन इमेजिंग जो रेलिवेंट आपने देखनी है उसके नोट्स बनाए। वो भी मैं इंशाल्लाह सैटरडे आपके साथ शेयर करूंगा और ग्रुप में भी मैं अपलोड कर दूंगा। तो फिनोमिनोलॉजी हम मूड की पढ़ेंगे और स्पीच डिस्कस करेंगे मेंटल स्टेट एग्जामिनेशन के मुताबिक। साथ ही हमारी नेक्स्ट हर क्लास में मैं कोशिश करूंगा कि डेली एक इस तरह का क्वेश्चन पार्ट 2 के पेपर्स में या बाकी पास पेपर्स में से एक या दो क्वेश्चन हम डिस्कस करते जाएं, ताकि आपको आइडिया हो कि आपने अटेम्प्ट कैसे करना है। जो चीज़ आप सिनारियो से सीखते हैं वो कभी आपको भूलती नहीं, याद रखें। आपने आज आपने ये सिनारियो सुना पुलिसमैन का, कभी आपको टेम्पोरल लोब एपिलेप्सी नहीं भूलेगी। तो जो चीज़ आप सिनारियो से देखते हैं, पेशेंट्स को देखकर आप डायग्नोसिस बना लेते हैं, वो केस कभी आपको नहीं याद, आप हमेशा याद रहते हैं। जो अपने बुक से पढ़े होते हैं भूल सकते हैं, प्रैक्टिकली जो आपने देखे हैं या सिनारियो से देखे वो नहीं भूलते। सो सी ऑन सैटरडे इंशाल्लाह।